हेलो एवरीवन, आई एम सुनील। तो हम आज देख रहे हैं दोस्तों कि इतिहास का जो हमारी एनसीईआरटी की निःशुल्क सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें से हम जिसे हम हमारे अतीत पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिसमें कि आपको ये सूची है, विशेष सूची, इसमें देखते हैं। तो आज इसमें कौन कौन सा है दोस्तों, किन किन को पढ़ना है हमको, आज वो देखने वाले। हम ज़्यादातर आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 1 में क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन में की पड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर नए राजा और उनके राज्य, मतलब कि जो नए राजा बनते हैं और उनके राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट में हम देखते हैं लेसन 1, चैप्टर 1, जिसमें दिया है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल करना। मतलब कि जो 1000 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको किस तरह से हम जांच पड़ताल करेंगे। जैसे कि दोस्तों इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि 1720 में जो बनाया था उन दोनों नक्शों के आधार पर, मगर उनमें काफ़ी अंतर आज की स्थिति में हम देखें तो उनमें और पहले के जो नक्शे हैं उनमें बहुत कुछ अंतर आ गया। जैसे ये मानचित्र है जो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीविका के द्वारा बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है और उसको समुद्र तक दिखाया गया। जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का ये समुद्र वाला जो क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। फिर इसमें देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ जाने पहचाने नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्तर भारत का कन्नौज, जो मानचित्र में पहले 2 मानचित्र में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इसकी कालावधि उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफ़ी बदल गई। मतलब कि इसके कहने का मतलब कि आज की स्थिति में देखें और पहले की स्थिति में देखें तो उनकी जो सूचनाएं हैं वह काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि पहले के नक्शा में कुछ और था और आज के नक्शे में कुछ और है। इसके बारीक ज़्यादा परिचित में लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता था। मतलब पहले के जो नक्शा था उसमें तटीय इलाके के बारे में देखकर आश्चर्य होता था। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र की यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। कौन करते थे? यूरोप के निवासी। लेकिन अब भीतरी इलाके पर नज़र डालें तो मतलब कि आज की स्थिति में हम देखें तो इसके जो भीतर के इलाके हैं उसमें हम नज़र डालें तो इनमें उतने ही ब्यौरे हैं जितने कि समुद्र तट वाले हिस्से में। मतलब कहने का ये हुआ कि जो समुद्र तट वाला ये वाला क्षेत्र है, इसमें जो ब्यौरे मिलते हैं वो आज की स्थिति में देखें जो अंदर वाला जो क्षेत्र है उसमें भी उतने ही ब्यौरे मिलते हैं। जैसे कि चाहे इलाके का हो, अंदर वाला इलाके का हो या बाहर वाला समुद्री तटीय वाला क्षेत्र हो। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताए हुए एक युग के मानचित्र का अंकन किया गया है। और विज्ञान भी बदला गया है, जिसमें कि इतिहासकार जब बीते हुए युगों का इस्तेमाल नक्शे को लेखों का अध्ययन करते थे, उनके लिए उन सूचनाओं का
संदर्भ का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी था। मतलब कि पहले की स्थिति में देखें तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। तो अब देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली, मतलब कि पहले की शब्दावली और आज की शब्दावली में क्या अंतर है या क्या कौन कौन सी शब्दावली है। अगर हम समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ में बदलें तो भाषा और अर्थों का साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेखों को कई तरह से भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं समय के साथ साथ बहुत बदल जाती है, मतलब कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे भाषाएं भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए हम मध्ययुग में की फारसी आधुनिक फारसी जो फारसी भाषा थी और आधुनिक फारसी भाषा में भिन्न है। मतलब पहले की जो भाषा थी अलग थी और आज की भाषा देखें तो फारसी जो है वो अलग है। व्याकरण का शब्द का भंडार नहीं है, यही समय था जो कि साथ साथ शब्दों में भी अर्थ बदल गए। मतलब समय के साथ साथ जो समय जो बदलता जाता है तो उसका अर्थ भी बदलने लगता है। उदाहरण के लिए देखें, हिंदुस्तान शब्द का आज इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी इतिहासकार मिहांस ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उस समय आसा पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र में इस इलाके में स्थित था। तो इस शब्द को राजनीतिक अर्थ पर इन इलाकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब कि राजनीतिक स्थल पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो फिर इसमें दिल्ली के सुल्तान अधिकार क्षेत्र में आते हैं और फिर सुल्तान का प्रसार साथ शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में उदाहरण दक्षिण भारत का समावेश, मतलब हिंदुस्तान शब्द जो है उसमें दक्षिण भारत का समावेश मिलता है, जिसके विपरीत 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर बाबर हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था तो उसको बाबर ने किया था। उपमहाद्वीप में भूगोल है, पशु पक्षी, यहाँ के नियमित सांस्कृतिक निवासियों की संस्कृति का वर्णन भी किया गया, जिसमें प्रत्येक 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद एक कुछ समान है, जिसमें कि भौगोलिक स्तर पर सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, जो कि आज की स्थिति में पहचाना जा रहा है। तो यह 16वीं सदी खुसरो शब्द के द्वारा किया गया है, जहाँ पर भारत के भौगोलिक सांस्कृतिक के रूप में पहचाना तो जा रहा, परंतु हिंदुस्तान शब्द में राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। मतलब कि उसमें उस टाइम में देखे थे हम राजनीतिक और राष्ट्रीय शब्द का अर्थ नहीं जुड़े थे, परंतु आज हम जोड़ते हैं। परंतु आज की स्थिति में देखें तो हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकार को बहुत सावधान रहें। मतलब जो शब्द का प्रयोग इतिहासकार करता है उस शब्द का प्रयोग करने से पहले उनके अत्यधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अतीत में शब्दों के कुछ अर्थ ही हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, जो हमारे लिए आज का इसका अर्थ होता है कि वैसा व्यक्ति जो भारतीय ना होकर मध्य युग का होता। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, क्या आपको ऐसे शब्द का प्रयोग ध्यान में रखते हुए अर्थ का संदर्भ बदल जाता है। देखते हैं आगे। फिर आगे देखते हैं। माने तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज की संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता। मतलब कि जो किसी बाहर से आने वाला जो व्यक्ति होता है वह समाज शब्द का अंग न होकर वह संस्कृति का अंग न होकर विदेशी कहलाता। मतलब जो संस्कृति में ना होकर वह नहीं होता है तो उसे क्या कहलाते हैं, विदेशी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में पारदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। मतलब हिंदी में पारदेशी कहा जाता है और फारसी में इसे क्या कहा जाता है, अजनबी कहा जाता है। तो इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेश होता है। मतलब कि जो नगरवासी होता है उसके लिए वह विदेशी होता है, किंतु वह किसी गांव में रहने वाले जो किसान हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, विभिन्न प्रकार के रहते हैं, जो कि विदेशी नहीं होते हैं।
तो अब देखते हैं आगे इतिहासकार और उनके स्रोत, मतलब कि इतिहासकार कौन थे और उनके स्रोत क्या थे। तो फिर इसके बारे में हम देखते हैं इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, मतलब इसकी खोज कब से हुई। तो और क्या हुआ, प्राकृतिक ने अलग अलग तरह की खोजों स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि गुप्त वंश के शासकों में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर कब कितना अध्ययन करते हैं 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों का के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर देखते हैं इस काल का अध्ययन इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते, मतलब जो इतिहासकार होते हैं वह जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उन्हें इतिहास के अध्ययन कहा जाता है, जिनमें कि उनमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐसी मिलेंगे जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने, अभी जैसे कि सिक्के हैं, अभिलेख हैं, स्थापत्य है, भवन निर्माण है, लिखित और अन्य प्रकार की सामग्री पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कुछ वर्षों में काफ़ी भिन्न है, मतलब कि जो पहले के वर्षों में आज देखें तो वह काफ़ी भिन्न है। जैसे प्रमाणिक तौर पर लिखा जाए, विविधास्य चरित्र रूप में पढ़ी गई है। इसके आगे हम इतिहासकार की सूचना का स्रोत के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो इतिहासकार होते हैं वह आश्चर्यचकित होते हैं, इसी कारण वह दूसरे प्रकार का स्रोत करते हैं। अब देखते हैं आगे कागज का मूल, मतलब कि कागज का क्या मूल था। इस तरह से दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की लिपि के रूप में जरूरत पड़ी, मतलब जो विद्वान था उसको एक 13वीं शताब्दी में एक पुस्तक में लिखने के लिए, प्रतिलिपि को लिखने के लिए एक पुस्तक की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें वह जो चीज़ देखता था या जिन चीज़ों को वह स्पर्श रूप से देखा करता था उनके बारे में कि उसके बारे में लिख लें, जिसे हम पांडुलिपि के ऐसी लिपि को पांडुलिपि के रूप में डाला जिससे कि वह जरूरी नहीं था। तो कागज को सुखाकर इसका इस्तेमाल करते थे। एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, ऐसे ही दुकानदार वस्तु कागज में लपेट कर देते थे। मतलब जब हम दुकान में जाते हैं तो किसी वस्तु को यानी कोई सामान लेते हैं तो बहुत कम दुकानदार होते हैं जो कि वस्तु को पॉलीथीन में ना रखकर वह एक कागज में पैकेज बना के उसमें सामान को देते थे। तो कागज़ कब अधिक महंगा हुआ, जब आसानी से उपलब्ध 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में हुआ था। कागज़ कब हुआ, 13वीं या 14वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ था। तो अब देखते हैं आगे कि उन दिनों में छापे खाना, मतलब कि छापे खाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कागज़ बनाया जाता था, इसीलिए कलनबीज के साथ ही में पांडुलिपि की प्रकृति बनते हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रहचर को नकल उतारते हुए देखा होगा, आप जानते होंगे कि काम आसान नहीं होते, मतलब कि जो व्यक्ति लिखता है तो उसी की लिखावट में हम उसको जो उसने लिखा उसको यदि हम उसकी कॉपी करते हैं लिखने में कुछ बहुत परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि सेम लिखावट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ लिखावट में समझ नहीं आती, जिसके कारण हम साफ स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते और आपको मजबूर होकर अंदाजा का लगाना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है। तो इसके फलस्वरूप आपके लिखे हुए मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे हैं, मतलब कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके बारे में दिखलाता है। तो तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन, ब्यौरे का रिकॉर्ड। तो यह चित्र में प्रतिलिपि जिसमें कि लिपिक पांडुलिपि का नकल कर रहा, मतलब कि जो चित्रकार है वह किस तरह से पांडुलिपि का चित्र की नकल कर रहा है, चित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये पांडुलिपि हैं जिसमें कि विभिन्न तरीके से ये लिखावट समझ में नहीं आती है।
लिखावट भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण पारसी और अरबी में कठिनाई हो सकती है। नास्तलिक लिपि बाएं ओर जो कि वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। पारसी शब्द जानकारों के लिए लिपि का पढ़ना आसान होता है। लिपि सिक्त लिपि दाईं ओर अधिक और सघन संक्षिप्त होती है। उदाहरण के महत्वपूर्ण अंतर आ जाता, मतलब कि जो उसमें जो लिखा है और जो फिर बाद में जो उसकी नकल को करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। जैसे कि पांडुलिपि प्रतिलिपि बनाने के लिए कुछ यह भी होता है कि पांडुलिपि बनाते हुए लिपि छोटे छोटे बदल करते चले जाते हैं, मतलब कि उसमें कुछ लिखा उसमें कुछ और लिखते हैं, जिसके कारण वह शब्दों का मेल मिलाव नहीं होता। यह सभी प्रतिलिपियाँ बनती हैं तो एक मूल ग्रंथ का भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों के रूप में एक दूसरे से बहुत अलग हो जाती है। मतलब उसमें कुछ है और इसमें कुछ है, मतलब उसमें कुछ बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, जिससे वही गंभीर समस्या उत्पन्न होती है कि मतलब इसमें कुछ लिखा है और दूसरे जो उसमें नकल करते उस पात्र में कुछ और अलग लिखा है, जिसके कारण उसको समझने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। क्योंकि आज हम लेखक का मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी। यह बाद में लिपिकों द्वारा बनी गई प्रतिलिपियों को पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण वह मूलतः लेखक ने क्या लिखा है। इतिहासकार को इस ग्रंथ के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिलिपियों को अध्ययन करना पड़ता। किसको अध्ययन करना पड़ता है? इतिहासकार को। जैसे कि एक बार लेखक ने स्वयं समय के साथ साथ मूल प्रबंध का संशोधन करते हुए 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जिया-उद-दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में पहली बार कब लिखा था? 1356 में। कब? 1356 में। और दूसरी बार उसके 2 वर्ष के बाद लिखा, मतलब 1356 में लिखा और फिर दूसरी बार कब लिखा? 2 वर्ष के बाद। तो दोनों में अंतर केवल है। 1971 के इतिहासकार में पहली बार इसका वृत्तांत की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी कब मिलती है हमको? इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है 1971 में, जो कि पुस्तकालय ग्रंथालय में कहीं दबा दिया गया था। तो अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, मतलब कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या है। जैसा कि 700 से लेकर 1750 के बीच में 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें कि मुख्य रूप से इसलिए है कि पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए और अलग अलग समय के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे कि सिंचाई है, सिंचाई में रहट, कताई में नकचखे और युद्ध में अग्नि यात्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू आया, मक्का है, मिर्ची है, चाय है, काफ़ी है। इस तरह से ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के तमाम परिवर्तन, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी और फसलें का उन लोगों के साथ साथ लाए और विचार भी लेकर आए, मतलब कि वहाँ के जिस देश से लाए थे और फसलों के नए बीजों का लेके आए और वह तकनीक भी और अपने विचार भी लेके आए। परिणाम स्वरूप इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों में भी का काल भी रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप कुछ इसके बारे में जानोगे। कुछ लोगों के गतिशील एवं कुछ लोगों के परिवर्तनशील और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों को एक झुंड में यात्रा करने लगे थे, मतलब कि जैसे ही अवसर मिलता था उनको लोगों को वह एक झुंड में यात्रा करने लगे। उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावना का काल भी जिन समुदाय में था। जैसे कि इस
डायग्राम में दर्शाया गया है। जैसे कि इस प्रकार का चित्र है, जैसे कि ये चरखा बुनने वाला जो एक लकड़ी का बना था, जिसमें कि ये धागे को लपेटकर इसमें रखा जाता था। मैं तो बढ़ने लगा मजबूत समुदाय का राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र निकला 18वीं सदी। जैसे कि इसमें 8वीं से 14वीं सदी के बीच इसका नाम आमतौर पर योद्धा के उन समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो कि क्षत्रिय वर्ण होने के दावा करते थे। मतलब जो कि योद्धा केवल क्षत्रिय वर्ण का ही को होने का दावा करते थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ण का ही इस्तेमाल है, बल्कि सेना में सैनिक भी आते हैं जो महाद्वीप से अलग अलग सेना में सेवारत थे, और वे चरण में राजपूत आचार्य के स्वामित्व की गुणगान करते थे। जो उनका स्वामी होता है उसकी गुणगान करते थे, जैसे कि सिख है, मराठा है और काश्य है, जो कि लिपि और मुंशियों का कार्य भी करने वाले जातियों थे, जिनमें उसका समूह ने भी उठाया था। और पूरे काल में के दौरान हम क्रमशः जंगल की कटाई होती रहती थी, और यह कई इलाका बढ़ता जाता था जैसे कि, और इसमें कुछ परिवर्तन आने लगे। मतलब कि जो जंगल की कटाई करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आने लगता है। तो इसमें आगे देखते हैं कि हम पर्यावास में परिवर्तन के कारण ही कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। जैसे कि कुछ लोग जो होते वह वनवासी लोग होते हैं, वह एक स्थान में रहते, मजबूर होकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता था, क्योंकि समय की परिस्थिति के अनुसार उनको अपनी स्थिति को बदलना पड़ता है। जैसे वनवासी लोग होते हैं जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक और समूह वर्ग जैसे कि बाजार है, मुखिया है, पुजारियों हैं, मठों हैं, मंदिरों का प्रभावित होने लगे, जो बड़े तौर पर जटिल समाजों का अंग बन गए। यह कर चुकाने पड़ते थे, जिसके स्थायी मालिक जो होता है वो वर्ग बेकार करना पड़ती थी। मतलब कि जो मालिक वर्ग जो होता है वह बेकार करना पड़ती थी। बेकार मतलब कि कुछ नहीं होगा इस तरह से। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिसमें कि खेती करना, समय की दस्तकारी करना, इसके साथ वह छोटी मोटी जातियां होती थी जो कि उपजातियों के समान यह कार्य उनको करना पड़ता था, जो कि उनका स्थायी रूप से यह महत्वपूर्ण सत्ता प्रभावित था, जिसके कारण कि विभिन्न जाति जो होती वह कई लोग विभिन्न जाति किसी क्षेत्र में कोई दर्जा होता था। मतलब कि कोई जाति है जिसको उसके लिए उनको विशेष दर्जा मिलता था। जैसे कि ये संसार के प्रत्येक में आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है। जैसे कि परिवर्तन के साथ समझ और उसके शहर में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कि आपने इसमें सदस्यों का व्यवहार किस तरह से होता है, उसका नियंत्रण किस तरीके से, उसके जाति के स्वयं अपने निवासी थे। जैसे कि जाति में सबसे बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाने पर, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, मतलब कि सबसे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके द्वारा एक सभा कराई जाती है। जैसे कि पंचायत, जैसे हम क्या कहते हैं पंचायत, मतलब कि वहाँ का क्या पंच सेवक सरपंच जो करना पड़ता, जो गांव के अलावा किसी अन्य मुखिया का शासन भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये इसकी पंचायत जो होती है वह है किसी एक राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी? पंचायत। अब देखते हैं आगे हम क्षेत्र और साम्राज्य, मतलब क्षेत्र क्या है, उसका साम्राज्य क्या है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने कब 1266 से 1287 की प्रशंसा एक सांस्कृतिक प्रसत का उदाहरण के लिए दिया है। इसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया, किसको? गयासुद्दीन बलबन को क्या बताया गया है? इसमें विशाल शासन का शासक बताया गया है, जिसे हम लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के, जैसे पश्चिम के अफगानिस्तान में कौन? गजनी, जो कि गजन तक फैला था, जिसमें एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के द्रविड़ क्षेत्र और भी कहा जाता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि गौड़ मिलेगा, आंध्र मिलेगा,
और केरल मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उसको उसके बारे में दर्शाया गया। जैसे कि मिस्र में शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित मासलिक अल अफवर मिल मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। कौन? मोहम्मद तुगलक जो होता है वह है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखते हैं हम इसी में, तो इसमें दर्शाया गया है कि पलायन कर जाते थे, मतलब उनको कुछ सुविधा नहीं मिलती है और जहाँ पर उनका स्थिति खराब हो जाने के कारण वह है एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन कर लेते हैं। जैसे कि इतिहासकार विजय अभियान के दावों का अति महत्वपूर्ण दर्शाते हैं। यही कारण है कि समझने के लिए जैसे कि उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भाग जो होते हैं उनमें उसका उल्लेख मिलता है। आप क्या समझते हैं कि शासक कैसे दावा करते थे? जैसे कि इसमें है भाषा तथा क्षेत्र। क्या है इसमें? भाषा तथा क्षेत्र। कब हुआ था ये? 1318 में। कौन थे? कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। क्या गौर किया था? इस देश के हर क्षेत्र को एक अलग भाषा है। जैसे कि हमारा भारत देश में हर क्षेत्र में आप जाओगे तो हर एक राज्य में अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि सिंधी है, लोहारी है, कश्मीरी है, दौदाशी है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, मद्रास आंध्र प्रदेश में, गुजराती है, गुजरात है, मावारी है, तमिलनाडु में, गौड़ी है, बंगाल में, अवधी मिलेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी मिलेगी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। इसी बात को किसने बतलाया था? अमीर खुसरो ने। किसके समय के इसमें की भाषाएं विभिन्न तरह की अलग अलग होती हैं, जैसे समय देश के अनुसार। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि भाषा की विपरीत एवं भाषा संस्कृत है, जिसमें विशेष क्षेत्र में भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे हम केवल ब्राह्मण जानते हैं। किसको? संस्कृत भाषा जो होती है वह केवल ब्राह्मण ही जानता है, परंतु आम आदमी इन भाषा को नहीं जान सकता। तो अमीर खुसरो के द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाए, जिसमें कि सूची के आधार पर भाषाओं के नामों द्वारा बनाए गए दो उल्लेख हैं, जिसमें क्षेत्रों के द्वारा बोली जाने वाली और नाम के किस प्रकार के नाम है उसको उल्लेखित किया गया है। जिसका आपको ध्यान है कि समय के साथ साथ भाषा भी बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा समय बदलता जाता है वैसे उसी के आधार पर भाषाएं भी बदलने लगती है। इसमें अब देखेंगे हम कि किस तरह से 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन ढल गया। मतलब कि मुगल वंश का पतन ढलान पर था, मतलब मुगल वंश जो था वह है उसका पतन होने की ढलान पर था। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य में छोटे छोटे राज्य भी उभरने लगे। मतलब जैसे मुगल वंश धीरे धीरे ढलान की ओर आने लगा तो उसमें उसी के अंतर्गत जो छोटे छोटे राज्य हैं वो है अपनी स्पर्श के क्षेत्रीय स्थल पर उभरने लगे थे। जो सर्वाधिक साम्राज्य वाले शासन में उन क्षेत्रों की प्राकृतिक स्थिति बदल गई और उन पर कई छोटे छोटे राज्य भी शासन करने लगे थे, क्योंकि यह बस बहुत से उपमहाद्वीप के अधिकार भाग में फैले थे। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, जो क्षेत्र जो हुआ वह मुगल काल के जो शासन था उनको यह विरासत में मिली थी, ना कि वह इन तथ्य तथा पता लगाने पर कई परंपराओं भी से लगता है। इनका पता कई प्रकार की परंपराओं से भी लगता है। क्षेत्रों में उभरी थी परंपराएं एक दूसरे से भिन्न थी, कुछ सामान्य थी। ऐसी परंपराएं प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक, भाषा के संदर्भ में भी मिलता है, जो कि 700 से लेके 1750 ईस्वी तक, 700 से लेके 1750 के बीच में भी 1000 वर्षों का क्षेत्रीय एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राकृतिक एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र में अपनी विशेषताएं थी और वे सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा, किन पर जो क्षेत्र उनसे प्रभावित थे। तो पता लगाइए कि आपके राज्य में किन किन सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यों का हिस्सा था और यह कितने समय तक रहा। तो
तो अब देखते हैं दोस्तों आगे, पुराने राज्य, पुराने और नए धर्म, मतलब कि जो पुराना धर्म कौन सा था, नया धर्म कौन सा है। तो इतिहासकार जिन हजार वर्षों की जांच पड़ताल कर रहे थे, उनके दौरान धार्मिक परंपराएं कई बड़े बड़े परिवर्तन लाए, और वैदिक तत्वों की अवस्थाएं जो कभी कभी बिल्कुल व्यक्तित्व के द्वारा होती थी, मतलब कि जो वैदिक रोग थे वह इस प्रकार की परंपराओं को दैविक तत्व के लोगों की अवस्था इसमें बिल्कुल व्यक्तित्व के स्तर पर थी। आस्था का स्वभाव सामूहिक होता था, मतलब जो आस्था रखते थे उनका स्वभाव हमेशा सामूहिक होता था, और सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक तौर पर इसका प्रयोग करते थे, जैसे कि संगठन बनाना, उनमें कुछ समाज के क्षेत्र हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या बदलाव लाते, उनकी अवस्था का परिवर्तन होने लगता था धीरे धीरे करके। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे कि परिवर्तन में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, कुछ राजाओं मंदिरों का निर्माण करवाने लगे, जैसे कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ भी दिशा में जो राजा लोग थे वह देवी देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कई तरीके से मंदिर बनवाने लगे, जो उसका एक महत्वपूर्ण सत्ता में बढ़ते गए। संस्कृत जिन ज्ञानों का कारण था उनमें से ब्राह्मण का बड़ा आदर होता, मतलब कि संस्कृत ग्रंथों में जो ब्राह्मण वर्ग जो होता है उनका बहुत अधिक, इसी के आधार पर संस्कृत ग्रंथों का बहुत आदर करते। संरक्षण प्रतिष्ठाएं के थे, जिसमें कि संरक्षण का समर्थन होने के कारण समाज में भी इनका बदलाव धीरे धीरे होने लगा था। तो अब देखते हैं इसमें आगे, संस्कृत शब्द का ज्ञान ब्राह्मणों के आधार पर, जैसे कि अमीर खुसरो ने इसकी टिप्पणी की थी। लेखक में कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात या ऐसे किसी व्यक्तित्व की मदद या सहारा लेना पड़ता था। जैसे कि इस युग में परिवर्तन के साथ साथ भी कुछ महत्वपूर्ण कर्मकांड, पुजारियों के विशद में कर्मकांड की बिना शक्ति भक्त स्वयं पहुंच सके, जहां शक्ति ना पहुंचे वहां भक्ति पहुंच सके। इसी के साथ दूसरी परंपरा, इसको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी, जिसमें पढ़ चुके हैं, इसके आगे के अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो यह युग के बारे में हम उपमहाद्वीप की नए आगमन, परावर्तन, कुरान के शरीफ का संदेश पहले 7वीं सदी व्यापारियों की प्रवासियों के जरिए पहुंचा, जैसे कि सुल्तान, कुरान, ये है कुरान मिलेगा, शरीफ मिलेगा, फिर अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता स्वीकार करते थे, जिसमें प्रेम, करुणा और उदारने के लिए व्यक्ति को गले लगाना पड़ता था। जैसे कि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार हैं। कई शासक इस्लाम और के विद्वान धर्मशास्त्री, न्यायशास्त्रियों के अलग उलेमना की संरक्षण देते थे, जैसे कि हिंदू धर्म के भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग तरह से व्याख्या करते थे। जैसे मुसलमान ने कुछ शिष्यों, जैसे पैगंबर हजरत ने इसके विभिन्न मुसलमानों के विशेष संगठित नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे, खलीफाओं के समुद्र प्रचार करते थे। इस्लाम के आरंभिक तौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहते हैं, मतलब कि जो इस्लाम धर्म का प्रयोग करने वाला होता है उसे हम नेतृत्व करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। आगे इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी का नया सिद्धांत विशेषकर काफ़ी समय तक यह है, परंपराओं के आधार पर यह विचारों को भिन्नता को दर्शाता है, भिन्नता देखने को मिलती है, जिसके कारण अब देखते हैं आगे हम समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने, मतलब कि समय क्या था, उसके इतिहास क्या है, उसके कालखंडों के बारे में हम जानने की कोशिश करें। इतिहासकार समय केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं होते थे, मतलब इतिहासकार जो होते वह केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं होते थे,
वह अन्य प्रकार के घंटों में 2 वर्ष बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि सामाजिक समय सामाजिक आर्थिक संगठन वाले परिवर्तन को झलकाता था और दिखलाता था कि विचारों और विश्वासों पर कितना स्थायित्व है और वह कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समय विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों का, युग्मों का या कालों में बांट दिया जाता था, जो समय का कुछ अध्ययन भी हम आसान हो जाता है, मतलब समय के साथ साथ इसका अध्ययन करना भी आसान हो जाता है। फिर आगे 19वीं सदी में के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार भारत को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन बांट देते हैं? अंग्रेज इतिहासकार जो होते हैं वह भारत को 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। यह विभाजन करते हैं। कौन करते हैं? अंग्रेज। तो फिर हम देखते हैं कि उनके विचार किस तरीके से हैं, किनके विचार? अंग्रेजों के। विचार आधारित शासकों का एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थशास्त्र समाज संस्कृति का कोई महत्वपूर्ण, जैसे कि अर्थशास्त्र में समाजशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि उपमहाद्वीप में को अपार विविधता भी उपेक्षा दी जाती है। किसमें? उपमहाद्वीप को अपार विविधता की उपेक्षा दी जाती है। कल को आज हम इतिहासकार के स्वीकार करते हैं, जिसमें कि इतिहासकार अपने आर्थिक सामाजिक कार्यों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। कौन करते हैं? अतीत के सामाजिक इतिहासकार, जो अतीत की कालखंडों की विशेषता करते हैं। पिछले कुछ सालों में आप इतिहास पढ़े थे, जिसमें प्राचीन समाजों के कई तरह के इस्तेमाल, विभिन्न प्रकार के समावेश, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभ, कुशकर्ण, कृषि कर्मी, शहरों से निवास करने, प्रारंभ के दौर पर राज्य और साम्राज्य एक साथ अपने इतिहासकार पढ़ेंगे, जिसे मध्यकालीन का इतिहास कहा जाता है, जिसमें कि आपको कृषक समाज और विस्तार साम्राज्य राज्यों को, कभी कभी ग्रामवासियों वनवासी को भी कीमत का प्रधान हिंदू, इस्लाम, विकास, यूरोप और व्यापारी कंपनी के आवागमन के बारे में तौर पर इसकी जानकारी मिलती है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के इतिहासकार के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। कौन? भारत में। आखिरकार 16वीं 18वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के काफी भिन्न मिले। इतिहासकार के सारे ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या भी खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल में से की गई है। आधुनिक समय के साथ, आधुनिकता के साथ भौतिक बौद्धिक भाव से प्राप्ति से भाव जुड़ा था, मतलब कि भौतिक और बौद्धिक भाव से प्राप्ति से इनका भाव जुड़ा था। इससे यह आशा निकलता है कि मध्यकाल में रूढ़िवादी था, मतलब कि इन शब्दों से यह आशा निकलती है कि मध्यकाल में जो है वह कौन सी व्यवस्था थी? वह है रूढ़िवादी। दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध थी, मतलब इसमें कुछ क्षेत्र जैसे थे उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि समृद्ध हो गई, जैसे कि यूरोप कंपनियां को भी आकर्षित करना आरंभ हो गया, मतलब कि जो यूरोप देश की जो कंपनियां हैं वह धीरे धीरे देखकर वह आकर्षित होने लगी। पुस्तक पढ़ते ही समय परिवर्तन में यह अभिक्रिया ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं और यह कभी संभव नहीं। ये पुस्तक है। पुस्तक में आप जो पढ़े हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई पुस्तकों से करते हैं।
करने की कोशिश, मतलब कि जो पिछले वर्ष जो पुस्तक थी और जो अभी की पुस्तक हैं उसको पहले की पुस्तक में पढ़ें और अभी की पुस्तक में पढ़ें और फिर उसमें उसके बारे में तुलना करने लगते कि इसमें क्या है, कोशिश करने लगते थे। जो संभव हो सके वह देखो, बदलाव हुए यहाँ नहीं। और आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देख सकते हैं कि क्या कुछ बदलाव या परिवर्तन या वैसा ही हो रहा है, मतलब कि जो जैसा था वैसा तो नहीं है। तो हमने देखा दोस्तों, हमारा जो लेसन चैप्टर फर्स्ट था NCERT 7 की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसमें की कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब कि प्रश्न दिए गए हैं, उनको किस तरीक़ा से हल कर सकते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता है, उल्लेख कीजिए। इसमें दिया है 700 से लेके संघर्ष अभिलेख 700 ईस्वी साल में क्या काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिले। इसमें सही गलत का आपको बताना, जैसे कि बताना इन क्वेश्चनों में पांडुलिपि जाति क्षेत्र का बारे में, जैसे कि इनमें सब दर्शाया गया है कि इन क्वेश्चनों को हल करना। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन आसाम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। क्या यह सही है या गलत है? कोशिश करना इसका आंसर ढूंढने की। जो हमने अभी जो पाठ पढ़े हैं उसी में ही इसका आंसर मिलेगा। खालिस्तान अभिलेखों, खालिस्तान रखे जाते, मतलब कि अभिलेख जो होते उसको खालिस्तान में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? खालिस्तान 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था, इसके बारे में खालिस्तान बनना है। खालिस्तान कौन कौन से उपमहाद्वीप थे, इस काल के में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बतलाना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आइए समझे क्या समझे हम। इसमें देखते हैं पिछली कई शताब्दियों और में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या बदला, मतलब कि पिछली शताब्दियों में से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या बदला, जातिवादियों का कैसे हुआ, क्षेत्र नियंत्रण, शाब्दिक सार्वक्षेत्रीय साम्राज्यवाद का क्या हुआ, पांडुलिपि के बारे में, इतिहासकार की समस्या के बारे में, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। इनको मानचित्र की सहायता से सॉल्व करना है। पता लगाइए कि आपके गांव, शहर, अभिलेख, रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, मतलब कि आपके गांव में जो अभिलेख और अभिलेख जो शहर के रिकॉर्ड को कहाँ रखा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम चैप्टर सेकंड, जो कि कक्षा 7 की NCERT का चैप्टर सेकंड। तो इसमें बतलाया गया है कि नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी से बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, मानचित्र में दर्शाया गया। महाद्वीप में हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राज्यों का राजवंश में बदलाव। कौन कौन से राजवंश थे? 7वीं शताब्दी मानचित्र में इसमें आपको मिलेगा गुर्जर मिलेगा, प्रतिहार मिलेगा, राष्ट्रकूट मिलेगा, पाल मिलेगा, चोल मिलेगा, चाहमान मिलेगा। चाहमान मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, चौहान, एक स्थान निर्धारण करने वाले उन राज्यों का पहचान बताया। मुस्लिम की, और फिर इसमें सभी राज्य के बारे में बतलाया गया, जैसे तिब्बत है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नेपाल, फिर क्या है, पाल है, उत्कृष्ट है, कलिंग है, और जैसे कि इसमें इंद्रपाल है, शातवाहन है, चोल है। इन सभी राजवंशों के बारे में बतलाया गया। चंद्रमान है, पाल है, चोल है, चेर है, जैसे कि सभी जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के प्रमुख राजवंश थे। देखते हैं दोस्तों इसमें कि नए राज्य का उदय कैसे हुआ, मतलब कि नए राज्य का उदय कैसे हुआ।
कब से हुआ? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के भागों में बड़े बड़े भूस्वामी जैसे कि योद्धा सदाचार अस्तित्व में आ गए, धीरे धीरे करके वह अस्तित्व में आ गए। राजा लोग उन्हीं मातहत या सामंत के रूप में मानते थे। उनमें से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और दरबार में हाजिरी हुए, मतलब कि जो उनका जो सेवक था वह राजा के लिए कुछ उपहार लेके आए और राजा के दरबार में उपस्थित हो। उपहार के लाए गए दरबार के हाजिर होने लगाया जाए, जैसे सैन्य प्रदान करना, अधिक सत्ता संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप मानना है ना, महासामंत या महामंडलेश्वर पूरे मंडल का स्वामी। जो महामंडलेश्वर जो होता है वह है पूरे एक राज्य है, इस राज्य का वह पूरा स्वामित्व रखता है, कि मतलब कि उसके आसपास के जितने क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसके कंट्रोल में रहेंगे। इस तरह से एक उदाहरण में इन राजपूतों का था, जो कि इसकी शुरुआत कहाँ से? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। 8वीं सदी के मध्य में एक कौन था? राजपूत प्रधान दंतिदुर्ग अपने चालुक्य स्वामित्व की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरणागर्भ शाब्दिक सोने का अर्थ होता है। इसका नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न होता, मतलब जो अनुष्ठान है उसको कौन करता था? ब्राह्मण करता था, जिसकी ब्राह्मण की सहायता से यह संपन्न होता था, जिससे संपन्न किया जाता था। और इससे यह जन्मतः क्षत्रिय न होकर वह क्षत्रिय के रूप में दोबारा अभियंत प्राप्त कर लेता था। कुछ अन्य उदाहरणों से हम देखते हैं कि उद्यमी परिवारों के विषय के, जो अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य और कौशल का इस्तेमाल किया करते थे। मिसाल के तौर पर हम कंबुद्ध या मायूर शर्मन या गुर्जर या हरिश्चंद्र ब्राह्मण, जिन्हें हम परंपराओं को छेड़छाड़ के पेशे को छोड़कर राजसत्र के लिए क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य। इसमें अब देखते हैं नए राज्यों का प्रशासन किस तरह से हुआ। तो इसमें राज्यों के बारे में हम कई महाजनपद में, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती और 3 भुवनों के साथ साथ इसी तरह से अन्य भारकम उपाधियां का धारण करते थे, जिसके कुछ बावजूद सामंत के साथ साथ कृषि या किसान, व्यापारी, ब्राह्मण या संगठन के बारे में इसकी साझेदारी मिलती है। जैसे कि एलोरा की गुफा में हम इसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विष्णु नरसिंह सिंह के रूप में दिखलाया गया है, जो कि राजकोट के कृति थे। क्या आपके विचार में उस दौर पर यह एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय और पैदा होना चाहिए? तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे देखते हैं कि इनमें सभी राज्यों के उत्पादन किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, संसाधन इकट्ठा किया जाते थे, जिसके कारण वह कसकर उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया हुआ बाध्य किया जाता, जो कि कभी कभी हिस्से या लगान कर वसूलते थे। भूस्वामी होने के कारण इसमें दावा करते थे, जो मतलब कि जो अपनी भूमि है उसका दावा करते कि हम इसके स्वामी हैं। तो फिर 400 कर क्या है? तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों के हिस्सा किस्म की तरह से 400 से ज़्यादा शब्द सूचक मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस उल्लेख का बेटी को नगद बजाय जबरन श्रम कराया जाता, मतलब जो बेटी था उसको नगद की बजाय उससे जबरन श्रम कराया जाता, मतलब काम करवाया जाता था। जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, जिसमें कि मकान का शापन डालने के लिए करने वाले, खजूर का ताड़ का पेड़ का चढ़ने वाले, सीढ़ी इस्तेमाल करने वाले और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार जो हासिल करने के लिए वह करने लगे थे, जिसके इत्यादि है। इस प्रकार से वह सामग्री का उल्लेख मिलता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों आगे हम राज की व्यवस्था को वित्तीय आधार मानते थे। राजा जो होते हैं वह राज की व्यवस्था को क्या मानते हैं? वित्तीय आधार मानते हैं। साथ ही मंदिरों और बुजुर्ग निर्माण करने पर इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल होते थे, और यह संसाधन उन क्षेत्रों पर
लड़ने में इस्तेमाल करते, मतलब जिस क्षेत्र में वह लड़ाई करने थे उन साधन संसाधनों का वह इस्तेमाल करते थे। और यह लूट की शक्ल धन मिलने की ज़मीन की वह व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बताते, मतलब कि जहाँ जहाँ व्यापारिक वर्ग था उसकी प्रयोग होने की वह संभावना बताते हैं कि किस तरह से इसमें व्यापारिक वर्ग का उद्भव हुआ। राजस्व वसूलने के लिए पदाधिकारी निमित्त और यह संस्कृत प्रभाव के परिवर्तन के बीच में हो जाती है, जिसमें कि वह वंशानुगत होती है। सेना में यह ऐसा भी होता है जिसमें कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों का ओहदे पर होते थे, मतलब कुछ पदों पर होते थे। प्रशासन का आज की व्यवस्था में किन किन मायनों पर होती हैं, तो अब आगे देखते हैं हम कि इसमें कि परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान, किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और इसमें भूमि अनुदान के बारे में। परिस्थितियाँ में ऐसे ब्यौरे आते हैं जिसमें शब्द का सत्य नहीं हो सकता, मतलब लेकिन यह परिस्थितियाँ हमें बताती है कि शासक खुद ही को कैसा दर्शाना चाहता, मतलब जो शासक जो होता है वह स्वयं को किस प्रकार से वह दर्शाना चाहता है। तो इसमें मिसाल के शूरवीर विजय योद्धा के रूप में विद्वानों का ब्राह्मणों के द्वारा रची गई है, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती है। जिस प्रकार की इसमें इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में दर्शाए गए हैं, जैसे कि नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों में परिस्थितियाँ अपनी उपलब्धियों का वखान किया, जिसमें कि अपने कुछ पिछले गुप्त समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में। तो फिर इसमें संस्कृत में लिखी गई, जैसे कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई इस प्रकार की परिस्थितियाँ प्रत्या नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया, मतलब कि जो प्रतिहार नरेश था, जो नागभट्ट ने किस प्रकार के कामों का प्रयोग किया। आंध्र सैंध और सिंध विस्तार, जैसे कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है वह कलिंग, उड़ीसा मतलब बिहार का एक हिस्सा है, और धनश्री हो गया जिसमें राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज का शासक कन्नौज का जो शासक था वह उसके माध्यम से चक्र युद्ध से विजित किया गया। उन्होंने वंश का, जैसे कि बंगाल का हिस्सा, अनार्त गुजरात का हिस्सा, मालवा ने मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात मतलब बनवासी तुगलक रूप में। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि भूमि के साथ साथ क्या क्या काम हुए। तो इस प्रकार हम चोलों के द्वारा किए गए भूमि अनुदान, मतलब कि चोलों ने किस तरह से भूमि का अनुदान को एक तमिल भाग का एक अंश माना। क्या माना? तमिल भाग का एक अंश माना, जिसमें हमने मिट्टियों में मोटे तरपर बनाकर साथ ही वह कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाएं चिन्हित करें, मतलब कि एक मोटेदार बन को लगाकर कांटेदार झाड़ियों को लगाकर इसकी भूमि की सीमा को अंकित किया, जिसमें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचा, फल उद्योग, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह पर चारागाह, जैसे गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदलिए, औज़ा, हौज़, अन्नागार, मछलियाँ, तालाब, मधुमक्खियाँ आदि के छत्ते और इसकी गहरी झीलें का निर्माण किया गया, जिसे हम कुछ भूमि मिलती है जिसमें कि खेती की जाती थी, जिससे कि उसमें कुछ कर के रूप में वसूला जाता था। पान के पत्तों पर इसके लगने वाले कर, जैसे कि बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकते थे। वह पक्के ईंटों से बने हुए मालों और इस प्रकार के बनवाए जाते थे कि जिसमें कि छोटे कुएं खुदवा सकें बनवाए जाते थे। तो इस तरह से वो इसमें पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे। ज़रूरी पड़ने पर सिंचाई के लिए वह नहर बनवा सकता और उसे तो इस प्रकार से उसमें ये विभिन्न तरीक़े से करके वह सुनिश्चित करके इसमें इनका निर्माण करते थे, जिसमें कि कई लेखों से हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि इनकी सूची किस प्रकार बनाए और उसमें विचार विमर्श कैसे करें, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल होगा इसके बारे में बतलाया गया है। जैसे कि 12वीं शताब्दी का एक बृहद काव्य है, जिसमें कि काव्य जो कि संस्कृत में रचा गया, जिसे कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं के द्वारा इतिहास दर्ज है।
जो कि कश्मीर में जो शासन करते थे उन राजाओं के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास दर्ज है, जो कि संस्कृत भाषा में जो काव्य की रचना की थी। जैसे कि आप जान सकते हैं कि कल्हाड़ नामक का एक रचनाकार द्वारा रचा गया कल्हाड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और इसमें की शिला प्रत्यक्षशियों को के वर्णन के में, जिसमें कि इतिहास में समेत अनेक प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है। प्रस्तुतियों में से लेखक ने भिन्न भिन्न अक्षर शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना नामक रुख दिखलाया, और वह सदी के बीच में वह कई असाधारण ग्रंथ थे। मतलब कि सदियों की बीतती गई उसमें आधार पर यह बहुत ही असाधारण ग्रंथ थे। जैसे धन के लिए युद्ध, मतलब कि धन प्राप्ति के लिए युद्ध करना ही पड़ता था ना, जिसमें से आपने यह गौर किया होगा कि इसमें कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार है, और यह कोई क्षेत्र इसी की विशेषता का जिसमें को लेख नियंत्रण प्रयास किया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे की बात है, एक विशेष प्रकार का वांछनीय क्षेत्र है जिसमें कि जो कि गंगा घाटी, जैसे कि कन्नौज नगर है, यह है गुर्जर और प्रतिहार के शासकों के रूप में मिलता है, जिसमें कि आपस में लड़ते थे। चूंकि वह लंबी लड़ाई चली गई तीन पक्षों में, इतिहासकार में प्राय यह चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। जैसे कि आप देख सकेंगे कि पृष्ठ 66 और 62 और 66 में शासकों के मंदिरों का निर्माण करवाया, और यह भी सत्ता संसाधनों तक प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शन करने का प्रयास करती थी। इसलिए यह जब एक दूसरे के राज्यों के आक्रमण करते थे तो वह मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते, मतलब जो राज्य होते थे वह एक दूसरे पर जब आक्रमण करते थे तो वह अपना निशाना किसको, मंदिर को बनाया करते, क्योंकि मंदिर में जब वह आक्रमण करते थे वहाँ पर बहुत सारी सोने जवाहरात जो रहती थी उनको लूट कर ले जाकर अपने पास रखते थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बतलाया गया है कि मंदिरों से जो जेवर होते हैं उसको लूटने का मुख्य काम तो कौन करते थे, जो युद्ध में जीते लोग थे और जो बाहर से आया करते। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमूद ने अपने जीते हुए लोगों को के बारे में कई बातों पर जताता था और वह अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप में लेखा जोखा के लिए काम में रखा था। जिसमें विद्वान उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करता था, तो वह अरबी में लिखी हुई किताब अल हिंद, जैसे कि इतिहासकार आज के लिए भी इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों का परामर्श लिया। किसने लिया था? अलबरूनी जो था वह संस्कृत विद्वानों का परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं को वह चहमान भी थे, जो कि बाद में चौहान के रूप में। चहमान किसे कहा जाता था दोस्तों? चहमान आप देख सकते हैं कि चौहान को ही कहा जाता था। जैसे कि दिल्ली और अजमेर के आसपास का क्षेत्र, मतलब कि जो दिल्ली है और उसके अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो अपना नियंत्रण के क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। कौन विस्तार करना चाहता था दोस्तों? राजा, जो कि वह गुजरात के चालुक्य और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर लेनी पड़ती। मतलब कि जो उत्तर पश्चिम के जो लोग हैं वह किससे टक्कर लेने पड़ती थी, उसको गढ़वाल से टक्कर लेने पड़ती थी। चाह मानो जैसे हम चौहान का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192, जिसने कि सुल्तान महमूद गौरी नामक शासक को 1991 में हराया। लेकिन वह किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसको? मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया। कब हराया दोस्तों? तो 1191 में हराया वह, लेकिन वह दूसरे ही साल 1192 में उसकी हाथों मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? पृथ्वीराज तृतीय की। अब देखते हैं कि मानचित्र में दिखाए गए चित्र पर विचार विमर्श कीजिए। इसके बारे में देखते हैं आगे हम। जैसे कि इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उनका वर्णन मिलता है। मतलब कि जो आए थे प्रतिहार चालुक्य हैं,
चोल है, और फिर आप देखेंगे कि इसमें बैनामी है गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में, और जौनपुर है, मदुरै है, गांजापुर है, विक्रमादित्य 6 के बारे में। तो इस तरह से इनके बारे में दर्शाया गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे। इसमें बतलाया गया है कि उरैऊर से तंबूर, मतलब कि उरैऊर से तंबूर किस प्रकार से हैं। तो इसके बारे में देखते हैं हम कि चोल वंश के ने कैसे आए, मतलब कि इसमें बतलाया गया है कि चोल वंश कैसे आए। कावेरी डेल्टा के मुट्ठवीरा नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत्व रखते थे। मतलब कि कांचीपुरम का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें कि मुखिया के रूप में, जिसे हम कैसे कहते हैं, कांचीपुरम के पल्लव राजा थे, जो कि उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया के परिवार से, जिसमें कि विजयालय 9वीं सदी के मध्य में मुथुर रियासतों से हटा और इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। मतलब जो मुठ बिहारों का जो क्षेत्र उसको हटा, तो उस पर वह जो डेल्टा का जो क्षेत्र था उस पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो फिर इसके बाद देखते हैं आगे कि तंजौर शहर में शिम्बू भुषिदिनी देवी का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? निशुम्भनी देवी का मंदिर था। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि कौन सी देवी, तंजौर शहर में कौन सी देवी का मंदिर था। तो आपको याद होना चाहिए कि निशंभु सुदिनी देवी का मंदिर था। किसने बनवाया था दोस्तों? इसमें आप देखेंगे तो इसमें हाँ, किसने और कहाँ बनवाया? तो वो इसमें बनवाया था किसने कहाँ बनाया? तंबूर शहर में। किसने बनवाया? चोल वंशी। फिर आगे देखते हैं इसमें कि इसका विजयालय के उत्तराधिकार के पड़ोसी इलाकों को जीता और इसके राज्य में अपने क्षेत्रफल शक्ति के दौरान ही रूपों को बढ़ता चढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के में षड्यंत्र पल्लव इसके इलाके का हिस्सा बना, जिसमें राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। कौन था? राजराज प्रथम जो था वह सबसे शक्तिशाली शासक था, जो कब 985 ईस्वी में राजा बना। तो इसमें आपका हो सकता है कि सवाल बने कि जो राजवंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कब बना। तो आपको पता होना चाहिए कि 985 ईस्वी में राजा बना। कौन बना इसका राजा? राजराज प्रथम। उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों में पर अपना नियंत्रण कर लिया। मतलब जो राजा था उसके अधिकांश जो क्षेत्र हैं उस पर नियंत्रण कर लिया था। किसने? जो राजा था। तो फिर इसमें राजा के बारे में बतलाया है। आप देखेंगे कि इसमें आप फिर देखते हैं कि हम राजराज प्रथम के किन नीतियों पर गंगा घाटी, लंका और फिर इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में हमला किया और फिर अभियानों से उसमें जल सेना बनाई। किसने? राजराज प्रथम ने। तो भव्य मंदिर की मूर्तिकला का भव्य मूर्तिकला राजेंद्र प्रथम का द्वारा बनवाया गया तंजावुर के गंगईकोंडा चोलपुरम के दक्षिण पथ मंदिर है, जिसकी मूर्तिकला की दृष्टि में यह चमत्कार है। चोल मंदिर के अक्सर आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र का बना। क्योंकि किसका केंद्र का बना? बस्तियों के केंद्र बना, जिसमें कि शिल्प उत्पादन के केंद्र था। किसका केंद्र था? वह शिल्प केंद्र का, शिल्प उत्पादन का किसका? शिल्प का उत्पादन का केंद्र था, जो कि शासकों के लोगों के द्वारा बनाई गई भूमि में संपन्न था। और इस तरह से पृथ्वी के भूमि पर उपज के सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने से खर्च के दौरान पर वह आसपास के क्षेत्र में धीरे धीरे पुरोहित वर्ग इसमें सम्मिलित था। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि यह किस प्रकार का है।
कहाँ का है? कंकई कोंडाचोलपुरम मंदिर कहाँ पर है? कंकई चोलापुरम मंदिर, जिस पर यह विभिन्न प्रकार की उस पर गौर रखते हैं और 12वीं दीवारों पर सजाए हुए पत्थरों की सजावट और प्रतिका इसकी अलंकृत की गई है, जिसमें कि अनेक प्रकार से इसको दर्शाया गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये संगीत नर्तकी संगीत इसमें दर्शाया गया है, जैसे कि संगीतकार नर्तकी के एक दूसरे के मंदिर में सिर्फ पूजा आराधना स्थान नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के जीवन का केंद्र भी था। पूजा आराधना नहीं बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक का इसका प्रमुख केंद्र था। जो मंदिर के साथ जुड़े शिल्पकारों का सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा, ये प्रतिमा किसकी बनी हुई है? कांस्य की प्रतिमा है, जिसमें कि चोल शासक कांस्य का संसार का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा मिली है। जिसमें ज़्यादातर प्रतिमाएं किस किस की मिली है आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ज़्यादातर प्रतिमाएं जो होती है देवी और देवताओं की मिली है। किसकी मिली है? देवी और देवताओं की। आप देखते हैं आगे फिर कृषि और सिंचाई, मतलब कि उस टाइम पे लोग किस प्रकार कृषि करते थे और सिंचाई का उनका प्रमुख साधन क्या था। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि पे हुए नए विकासों में संभव है, मानचित्र में देखिए इस प्रकार की है। बंगाल की खाड़ी और इसमें छोटे छोटे शाखाएं हैं, जिसमें कि इनको विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे कि शाखाएं बढ़ जाती है, शाखाएं बार बार उछलती है और जिसमें कि हम किनारे पर उनके जो किनारे होते हैं उसमें बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें कि शाखा का पानी कृषि शेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। कौन? वो है जमीन। जो अधिकांशता है इसकी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से पर आप कुछ कृषि के मतलब कि तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसमें कृषि का वह पहले से ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं सदी छठी सदी के आकार में इसके इलाके बड़े पैमाने पर खेती 5वीं और आप देखेंगे कि 5वीं और छठी शताब्दी जैसे जैसे आती है उसमें कृषि का बहुत बड़ा आकार जंगलों को साफ करके बहुत बड़ा आकार बनाया गया, जिसमें कि इसमें ज़मीन समतल किया गया और जिसमें कि कुछ डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसे बाढ़ों को रोकने के लिए इसका तटवर्ती क्षेत्र पर बनाई गई हैं, जिसमें बनाई गई हैं और पानी से खेतों तक ले जाने के लिए कुछ नहरें बनाई जाती है, जिससे वह सिंचाई का साधन बन सके, क्योंकि वह फसल के सिंचाई के लिए वह इसमें उपयोग करते थे। और इस तरह से वह चोल कांस्य प्रतिमा की सावधानी पूर्वक अलंकृत किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये तालाब है इसमें, और किस तरह से यह इन नहरों के माध्यम से तालाब से वह पानी ले जाकर खेतों में सिंचाई के रूप में इसका उपयोग करते थे। जैसे कि इसमें बताया गया 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है यह नदी की शाखाओं तथा इसमें प्रवाह के लिए विभिन्न प्रकार से इसमें नियंत्रण किया जाता, मतलब कई तरीके से इसका प्रमुख नियंत्रण का केंद्र था, जहाँ पर आप कई जगहों पर फसलों के लिए सिंचाई है इसमें करना जरूरी है, जिसमें सिंचाई पद्धतियाँ अपनाई गई है, जिसमें कुछ इलाके पर जंगलों पर इसमें पानी का विशाल सरोवर और सिंचाई का महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योजना थी। जैसे कि श्रमिक और संसाधन की व्यवस्था करने के लिए इन कामों की देखरेख करना, स्थापित करना, बंटवारा करना ज़्यादातर शासकों के लिए ही रहने वाले गतिविधि के रूप में दिलचस्प थी। कौन सी थी? ये सिंचाई परियोजना के साथ ही साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कब से हुआ। साम्राज्य शासन के प्रशासन संगठित और इनकी प्रमुख क्या कहलाती थी? किसानों की बस्तियां को उर कहलाती थी, मतलब कि जो प्रशासन एक साथ संगठित होता था, मतलब कि ये पूरा उसका आप देख सकते हैं कि इसका गांव है, इसमें पूरा संगठन है, इसमें संगठित होती है, तो उन बस्तियों को क्या कहा जाता था? उप बस्तियां कहते हैं। क्या कहा जाता था? उर। क्या बोलते थे? उर। इन बस्तियों को उर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उर बोला जाता था, जिसके आधार पर गांव में सिंचित खेती के साथ साथ वह समृद्ध होती गई। वह तरह तरह के गांव में समूह के रूप में नाडू कहा जाता है। इनका जो गांव का एक समूह होता है, उन समूह को क्या कहा जाता है? नाडू। तो आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि जो किसानों के द्वारा संगठित समृद्ध गांवों का एक समूह होता है, जिसे हम समूह को क्या कहा जाता है? समूह को कहा जाता है नाडू।
नाडु, यहाँ पर ये सवाल बन सकता है। तो नाडु कहा जाता था। और ग्राम परिषद में नाडु न्याय करने, कर वसूलने और प्रशासकीय कार्य करते, मतलब कि जो नाडु वर्ग था वह कर वसूलने, न्याय करने जैसे अन्य प्रकार की वह प्रशासकीय कार्य भी करते थे। आप देखेंगे कि बेल्लाल जाति के धनी किसानों में, बिलाल जाति की जो धनी किसान हैं उनको केंद्रीय चोल सरकार देख रेख नाडु के काम काज अच्छा खास नियंत्रित था केंद्रीय चोल सरकार के रूप में। और यह धनी भूस्वामी जैसे कि चोल राजाओं का सम्मान के रूप में मुवेदन बेलन, तीन राजा हैं उनको अपनी सेना प्रदान करने वाला बेलन या किसान, जैसे कि अरियर को कहा जाता है प्रधान, जैसी उपाधियां दी गई हैं जिसमें कि उन्हें केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है। किनको उपाधियां दी गई हैं? ये अपने प्रधान को सबसे महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई हैं। तो आप इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि भूमि के प्रकार, मतलब कि भूमि किस प्रकार से थी। चोल अभिलेखों में भूमियों को कई कोटियों में उल्लेख किया गया। किसको किया गया दोस्तों? भूमियों को कई कोटियों में उल्लेख किया गया। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि बल्लन बगई, क्या बोलते हैं इसको? बल्लन बगई, जो कि गैर ब्राह्मणी भूमि थी। बल्लन बगई को क्या बोला जाता है? गैर ब्राह्मणी भूमि। और फिर क्या है? ब्रह्मदेव मतलब कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को जो भूमि उपहार के रूप में दी जाती है उसे हम ब्रह्मदेव कहते हैं। फिर क्या है? साला भोग मतलब किसी विद्यालय को बनाने के लिए या रख रखाव करने के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी। और फिर देवदान या तिरुमनु मुकट्टी, इसे क्या होता है? इसमें हम मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, मतलब कि जहाँ पर मंदिर का निर्माण करना है उसे जो उपहार में जो भूमि दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? देवदान या तिरुमटु दक्कनी। अब फिर आता है पल्ली चंपम, जैसे कि स्थानों के दान में दी गई भूमि, मतलब कि जो स्थानों को दान में दी जाती भूमि उन्हें हम पल्ली चंपम कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी के दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ब्राह्मणों को बस्तियां अस्तित्व में आई, जो कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है जिसमें कि उसमें ब्राह्मणों की जो कुछ जो बस्तियां हैं वह अस्तित्व में आई, कर धीरे धीरे करके वह अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण देख रेख या प्रमुख यह ब्राह्मण भूमि वर्ग की एक सभा थी, जिसमें सभा की जाती थी जिसमें महत्वपूर्ण कुशलवर काम करते थे और जो उसके निदर्शन शिलालेखों और मंदिरों, पत्थरों, दीवारों ब्यौरा किया जाते थे, जिसमें कि नगरम या नाव्य या व्यक्तियों व्यापारियों के अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। तमिलनाडु के चिरुमंगलुंग जैसे कि उड़ीसा का रूपरेख में सविस्तार वर्णन मिलता है, जैसे संगठन का क्षेत्र है, सभा है, समितियां हैं। इस प्रकार से अन्य तरह के छोटे छोटे नाम तालपत्र या टिकटों के माध्यम से की जाती थी, जिसके निकट के तौर पर करते थे। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें बतलाया गया है कि किस तरह से हम अभिलेखों और लिखित सामग्री, मतलब कि जो किस प्रकार के अभिलेख हैं और उनमें जो लिखित सामग्री है वह किस प्रकार है। उत्तर मेरु अभिलेख में के अनुसार सभा का सदस्य, उत्तर मेरु अभिलेखों के आधार पर समस्या के अनुसार सभा का सदस्यता, मतलब कि जो सभा है उसमें किस प्रकार से यह सदस्यता होती है। सभा का सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को भूमि स्वामी होना चाहिए, मतलब कि जो सभा में सदस्य स्थायी रूप से होना चाहता है वह भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहाँ से वह भूमि का राजस्व वसूला जाता, मतलब कि जो स्वामी होता है वह जो आसपास की जो भूमि है उसके अंतर्गत वह जो उसका राजस्व वसूलने का अधिकार होता है। जिसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होने चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी तरह से
जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि ये फर्स्ट व्यक्ति है, यदि ये फर्स्ट समिति का सदस्य है और ये सेकंड व्यक्ति है, ये किसी भी समिति का सदस्य नहीं है, तो इसको सदस्यता, इसके पास सदस्यता नहीं रहेगी, बल्कि सेकंड वाले को इसकी सदस्यता मिल जाएगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक सदस्यता थी। इसी कारण इसमें इसी प्रकार से इसको दर्शाया गया है। तो पिछले कुछ तीन सालों में समिति का सदस्य रहा हुआ है, किसी भी समिति का सदस्य नहीं था, मतलब कि वह समिति का सदस्य नहीं था, तो वह समिति का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार चुनाव भी नहीं लड़ सकता और सदस्य भी नहीं बन सकता, वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजा, शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह लेखक जानना खासा मुश्किल है, मतलब कि इस प्रकार के लोगों के बारे में जानना बहुत ही काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार वह चेरी चोलम पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण है। अडनूर के सरहदों पर फूस की जो पुरानी शासनों के बारे में वाली छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, मतलब कि वह है फूस की, वह क्या है, एक छोटी छोटी झोपड़ियां हैं जो कि क्या बोलती हैं, आटा पड़ा पुलाया, मतलब कि आटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण का और बेल्लाल समाज के से बात है, मतलब कि जो आटा पड़ा पुलाहा जो है तो वह ब्राह्मण और बेल्लार समाज से बाहर मानती, मतलब इसके अंतर्गत ये नहीं आएंगे। लोगों का एक छोटा सा समूह पूर्वा है, लोगों का एक छोटा सा समूह, मतलब कि जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उसका एक समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको पूर्वा कहा, जिसमें कि छोटे किस्म के पेशेवर खेतिहर मजदूर जो चमड़े की पट्टियाँ से गिरे हुए झोपड़ियाँ, हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झंडों में घूमते हैं तथा गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहा कंगन पहनते हैं और पिछले फिल्लों की उठाई उछलते चलते जाते मौजूद पेड़ों की छाया जो मजदूरों के बड़े बड़े कृषि के रूप में करते थे, जिसमें कि वह कई प्रकार के नाटकों, नारियल की जमीन पर बने छोटे गड्ढे, छोटे सिरे वाले कुर्तियाँ, पिल्लड़ों, दूध से पिलाने वाले लेटी और ताल कलगी जी के बारे में पैटर्न को फाटने वाली तलगड़ियाँ, पुलेरिया, पुलाया या बहुवचन को दिन के में काम में जाने, हाक लगाने, बाद में देने, कूटी, लहरदार, बातेवली, और फिर इसमें क्या पुलाया स्त्रियां को गाने की वजह वह रोजाना काजी वृक्ष छाया फैलाते थे। तो इस प्रकार इसमें पूर्वे का कुछ ब्राह्मण थे जिनकी तरह से गतिविधियां आ रही थी, गतिविधियां जो चल रही थी वह वर्णन आपके विख्यानों अभिलेखों से उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो विख्यानों हैं और तो इसमें कुछ दिया गया तांग वंश के युग का प्राचीन, मतलब तांग वंश में युग कहा जो है प्राचीन है, जैसे कि चीन में तांग राजवंश के तहत यह साम्राज्य का स्थापित हुआ लगभग 300 वर्ष तक रहा और 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा और वह इसकी राजधानी शियान दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी थी। कौन सी? शियान। किसकी? चीन की। तो इसके नगर में एक थी जहां पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई छाया आया जाया करते थे। तो वह तंग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाती थी, नौकरशाह द्वारा प्रशासित होता था। वह इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति को बैठा दिया, मतलब जो परीक्षा में बैठना चाहता जो इच्छुक व्यक्ति है उसको बैठा दिया जाता था। और अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था इसमें कुछ बदलाव के साथ साथ 1911 में कायम थी, मतलब इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जो 1911 में कायम थी। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रचलित व्यवस्था जिसके माध्यम से व्यवस्था से मायनों से भिन्न थी। तो फिर आप आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 2 भी ख़त्म हुआ। अब उसके देखते हैं कुछ सवाल।
तो इसमें जोड़ी बनाने का सवाल। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार कौन थे, राजपूत कौन थे, पाल कौन थे, चोल कौन थे। तो इसमें सीक्वेंस में आपको लगाना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए तीनों पक्षों का कौन कौन थे, मतलब 3 पक्षों के बीच में जो संघर्ष लगे थे उनके बीच में कौन कौन था। चोल साम्राज्य की सभा के समितियों के सदस्य के बारे में आपको बताना भाइयों। फिर आगे देखते हैं इसमें कि चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले जो प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो इसमें आपको बतलाया गया है जिस नगर कौन कौन से थे। तो इसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने और नए राज्य के उन्हें कैसे स्वीकृत हासिल हुई, और तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ। यह चोल मंदिर के कौन कौन सी गतिविधियां से जुड़ा, चोल मंदिर जो है वह कौन कौन सी गतिविधियों से जुड़ा है, जिसमें हमने अभी पूरा इसका लेसन, इसके पार्ट के बारे में इसमें हमने जाना कि इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। तो 20 शब्द सामंत मंदिर का, नाडू सभा क्या है, सामंत मंदिर क्या है, इसके बारे में जैसे कि क्वेश्चन है इनको पढ़िएगा और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हम एनसीईआरटी की जो हमारी क्लास 7 की चल रही है उसी में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। तो अब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको बहुत थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।